खून करतायत याचा आपल्याला मनस्वी आनंद होतोय। आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, आदरणीय दिलीपराव देशमुख साहेब, डॉक्टर शिवाजी काळगे, धीरज देशमुख, माजी खासदार सुधाकर श्रंगारे, सुधाकर भालेराव, दिनकर माने, वैजनाथराव शिंदे, अभय साळुंके, श्री वसंत कुमार, श्री शैल उडगे, संजय शेते, उदय गवारे, संतोष सोमवंशी, तेलंगणाचे सिंचन मंत्री जे खास करून आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, राजेश राठोड, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले महाविकास आघाडीचे सारे नेते, मतदार बंधू भगिनी, पत्रकार आणि तरुण मित्रांनो, आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचं आणि आपलं नातं हे जुनं आहे। एकेकाळी आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आणि आपण एकाच राज्याचे नागरिक होतो। स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये निजामांची राजवट राहिली आणि त्या निजामाच्या राजवटीमध्ये लातूर आणि गुलबर्गा हे त्या ठिकाणी राहिलं आणि त्या काळापासनं हे ऋणानुबंध आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगेजी आणि लातूरचे राहिलेले आहेत। आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगेजी आणि आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांचे घनिष्ठ संबंध हे देखील मला आपल्याला आवर्जून या निमित्तानं सांगावंसं वाटतं। महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आदरणीय विलासराव देशमुख साहेब, कर्नाटकाच्या राज्यामध्ये आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, अशी ही जोडी महाराष्ट्रानं, कर्नाटकानं आणि भारतानं पाहिलेली आहे। आणि त्यानंतर दिल्लीमध्येही आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब आणि आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांनी एकाच काळामध्ये एकत्र काम केलं, हे आपण अजूनही विसरलेले नाही आहोत। मी तुम्हाला एक छोटासा किस्सा सांगू इच्छितो। तुम्हाला आठवत असेल की लातूरची रेल्वे नांदेडला चालली होती, आठवते की नाही? लातूरची रेल्वे नांदेडला चालली होती आणि त्या काळामध्ये आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब रेल्वे मंत्री होते। मी लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघाचा आमदार होतो। आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब रेल्वे मंत्री आहेत म्हटल्यानंतर मी लातूरहून तातडीनं दिल्लीला त्यांची भेट घेण्यासाठी गेलो आणि त्यांना हे सांगितलं की आदरणीय विलासराव देशमुख साहेबांनी सुरू केलेली ही रेल्वे ही एकच रेल्वे लातूरसाठी आहे आणि म्हणून ही रेल्वे पुढे कुठेही जाऊ नये असा आग्रह मी त्यांना धरला आणि नांदेडला एखादी नवी रेल्वे तुम्ही सुरू करा, पण लातूरकरांच्या हक्काची लातूर एक्सप्रेस ही खूप कष्टानं, आंदोलनानं ही आम्हाला लाभलेली आहे, ती पुढे कुठेही जाऊ देऊ नका असा मी त्यांना आग्रह केला। आणि मला आठवतंय आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी तातडीनं आदेश दिले आणि ती रेल्वे जी नांदेडला जाणार होती ती रद्द केली आणि लातूर एक्सप्रेस मुंबई लातूर, लातूर मुंबई ही पूर्ववत केली।
ती आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांनी त्या काळामध्ये केली, हे मला मुद्दामून या ठिकाणी आपल्याला सांगावंसं वाटतं. आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचं माझ्यावर तर विशेष प्रेम आहे. कारण मला पहिल्यांदा जेव्हा तिकीट मिळालं त्यातही आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचा हात राहिला. दुसऱ्यांदा तिकीट मिळालं त्यातही आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचा हात राहिला. आणि तिसऱ्यांदा मिळालं त्यातही आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचा हात राहिला. आणि आता चौथ्यांदा तिकीट मिळालं त्यातही आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांचा हात राहिला. आणि म्हणून मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब हे माझ्या प्रचारासाठी इथं आलेले आहेत. हे धीरज देशमुखांच्या प्रचारासाठी इथं आलेले आहेत. हे अभय साळुंकेंच्या प्रचारासाठी इथं आलेले आहेत. हे दिनकर माने यांच्या प्रचारासाठी इथं आलेले आहेत. हे सुधाकर भालेराव यांच्या प्रचारासाठी इथं आलेले आहेत. विनायकराव पाटील यांच्या प्रचारासाठी ते इथं आलेले आहेत. याला सौभाग्य लागतं. महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्हे आहेत, पण त्या अनेक जिल्ह्यांपैकी काँग्रेसचे अध्यक्ष एखाद्या जिल्ह्यामध्ये येतात आणि त्यात लातूरची निवड करतात. याबद्दल मी त्यांचा शतशः आभारी आहे. आणि हे ऋण मी कधीही विसरू शकणार नाही, हे कधीही फेडू शकणार नाही, हे देखील मला मुद्दामून या ठिकाणी सांगायचं आहे. मी आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना सांगू इच्छितो की या लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघामध्ये लातूरचा आमदार म्हणून 2400 कोटी रुपयाची विकास कामे गेल्या 5 वर्षामध्ये आम्ही या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहेत. जो शब्द तुम्हाला दिला होता तो शब्द आम्ही या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे. आज आपण इथं एकत्रित आलेले आहोत महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची लढाई लढण्यासाठी. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाच्या लढाईमध्ये आपल्याला सामील व्हायचं आहे. महाराष्ट्रातलं महायुतीचं सरकार सत्तेपासून दूर करायचं आहे आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान पुन्हा महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये आपल्याला पुनर्स्थापित करायचं आहे. हे आव्हान मी आपल्याला या निमित्तानं करू इच्छितो. या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये सामान्य माणसाचे अनेक प्रश्न आहेत आणि म्हणून महाविकास आघाडीनं पंचसूत्री कार्यक्रम दिलेला आहे. इथं अनेक शेतकरी उपस्थित आहेत. जे शेतकरी ज्यांच्या डोक्यावर कर्ज आहे त्यांनी जरा हात वर करा बरं. जे शेतकरी आहेत आणि ज्यांच्या डोक्यावर कर्ज आहे त्यांनी हात वर करा. या सगळ्या शेतकऱ्यांचं कर्ज 15 डिसेंबरला महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर माफ होणार आहे. हा महाविकास आघाडीनं पंचसूत्री कार्यक्रम तुम्हाला दिलेला आहे. इथं महिला आहेत, महिलांनी हात वर करा. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर 15 डिसेंबरला तुमच्या बँकेच्या खात्यावर 3000 रुपये जमा होणार आहेत. महालक्ष्मी. सुशिक्षित बेकार. इथं किती सुशिक्षित बेकार आहेत ज्यांना नोकऱ्या नाही आहेत? हात वर करा. सुशिक्षित बेकार ज्यांना नोकऱ्या नाही आहेत. 15 डिसेंबरला महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर दरमहा 4000 रुपये बेकारी भत्ता तुम्हाला देण्याचं काम महाविकास आघाडी या ठिकाणी करणार आहे. एवढंच नव्हे तर तुमच्या आरोग्याचा विमा सुद्धा आता महाविकास आघाडीनं काढण्याचं ठरवलंय. 25 लाख रुपयापर्यंतचा आरोग्य विमा आता तुमचा काढण्याचा ठरवलंय आणि औषध सुद्धा आता मोफत देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीनं केलेला आहे. जातीय जनगणना हे जे काही आरक्षणाचं राजकारण या महाराष्ट्रामध्ये महायुतीनं केलं, या महायुतीच्या या आरक्षणाच्या राजकारणाला सडेतोड उत्तर
या देशाचे नेते आदरणीय राहुल गांधीजी, या देशाचे नेते आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगेजी यांनी जातीय जनगणना या देशामध्ये आणि या राज्यामध्ये करण्याचं ठरवलंय आणि 50% जी आरक्षणाची मर्यादा आहे ती सुद्धा उठवून त्याच्यात वाढ कशी करता येईल यासाठी सुद्धा आम्ही प्रयत्नशील असणार आहोत, हे मला मुद्दामून या ठिकाणी सांगायचं आहे। आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना मी आश्वस्त करू इच्छितो की या लातूर जिल्ह्यातल्या महाविकास आघाडीच्या 6 पैकी 6 जागा या निवडून येतील। या मराठवाड्यामध्ये महाविकास आघाडी 2/3 अधिक जागा निवडून आणेल आणि या महाराष्ट्रामध्ये विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई, मराठवाडा या ठिकाणाहून जो भरभरून आशीर्वाद महाविकास आघाडीला या ठिकाणी प्राप्त होतोय, आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होईल, 23 नोव्हेंबर रोजी निकाल लागेल आणि 24 नोव्हेंबरला आदरणीय खरगे साहेबांनी आम्हाला सूचना कराव्यात आणि महाविकास आघाडी ही राज्यपालांना भेटून सरकार स्थापनेचा दावा पेश करेल आणि या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर येईल। फक्त महाविकास आघाडीचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये सत्तेवर येऊन चालणार नाही, त्याच्या पुढेही जाऊन 2029 साली इंडिया अलायन्सचं सरकार आपल्याला भारतात निवडून आणायचं आहे आणि मी आज या ठिकाणी आपल्याला आव्हान करू इच्छितो की 2029 साली आपल्याला आपले नेते राहुल गांधी यांना पंतप्रधान करायचं आहे। त्यासाठी आजपासूनच आपण आपली कंबर कसली पाहिजे। या शब्दांसह मी यापेक्षा अधिक मी बोलणार नाही, कारण आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना आपल्याशी संवाद साधायचा आहे। लातूरची सभा झाल्यानंतर त्यांना सोलापूर येथे सभेला जायचं असल्यामुळं अधिक वेळ मी आपला घेणार नाही। व्यासपीठावरचे महाविकास आघाडीचे सारे नेते, कार्यकर्ते आणि व्यासपीठासमोर उपस्थित असलेले महाविकास आघाडीचे सगळे नेते, कार्यकर्ते आणि जनता जनार्दन यांना देखील मी या ठिकाणी कळकळीची विनंती करणार आहे की मतदान करा, काँग्रेसला विजयी करा, महाविकास आघाडीचं सरकार महाराष्ट्रावर सत्तेवर आणा। एवढंच या निमित्तानं बोलून मी थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण, उत्तम कुमार रेड्डी जी जो तेलंगाना के वरिष्ठ मंत्री हैं और इस जिले के हमारे पार्टी के ओर से देखभाल करने वाले सीनियर लीडर दिलीप राव देशमुख जी, नौजवान साथी और विलासराव देशमुख के सुपुत्र अमित देशमुख जी और उनके चिरंजीव, ठीक है, उनके चिरंजीव धीरज देशमुख जी और डॉक्टर शिवाजी काळगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुधाकर सरंगरे, जिन्होंने हमारे पार्टी को मदद करने के लिए आए हैं, वो भी हमारे सामने बैठे हैं। महाविकास आघाड़ी के उपस्थित सभी नेतागण और मंच पर बैठे हुए सम्मानित हमारे
मुखिया और सभी यहाँ पर पधारे हुए हमारे जितने भी किसान भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं और मीडिया के मेरे दोस्तों, ये लातूर बहुत बड़ा जागृत स्थान है और मुझे खुशी है कि मैं बार बार लातूर में आता हूं, इसीलिए कि विलासराव देशमुख बहुत ही अच्छे व्यक्ति और उन्होंने हमेशा लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे और हमेशा हंसमुख, किसी को गुस्से से कभी देखते नहीं थे। वो हमेशा सबके साथ मिल के रहने वाले ऐसे एक व्यक्ति थे। मेरे को एक बात याद आ रही है कि जब ये आरएस गवी एक यहाँ पर अपर हाउस के चेयरमैन थे महाराष्ट्र के, वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, वो और सीएम आर्मोगम दोनों मिलके मेरे कोठी पे आए थे बेंगलोर में जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था। तब बातों बातों में जिक्र आई तो उन्होंने कहा अगर कोई महाराष्ट्र में, जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे देशमुख साहब और जिला पंचायत के भी देखभाल उन्होंने की थी, तब उस वक्त उनके मुंह से निकला अगर महाराष्ट्र में यशस्वी चीफ मिनिस्टर अगर कोई बनने वाला है इस कैबिनेट में तो विलासराव देशमुख बनेंगे। ये उन्होंने मुझे 1980 के अंदर कहा था। ये देखने के बाद उस वक्त मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था कर्नाटक का, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि भविष्यवाणी कर रहे और बॉम्बे में उधर इधर बहुत बड़े बड़े लीडर है, अब देशमुख साहब का कैसा नंबर लगेगा, ये मेरे को सोच लगी थी। लेकिन उन्होंने बोला अगर बनना है तो वही बनेंगे और अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उतने नौजवान यंगस्टर उन्होंने इस महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली और बहुत तरक्की उन्होंने की। ऐसे कम व्यक्ति होते हैं काम करने वाले और आज उनके सुपुत्र भी, जब मैं अमित देशमुख को देखता हूं तो मेरे को हमारे विलासराव देशमुख की याद आती है। और उनका सारा मिला जुला चेहरा है और वैसा ही जब हमारे धीरज को देखता हूं उनको उन माता जी को देखे जैसा होता है कि ऐसे जो लोग हैं और इनके ऊपर आशीर्वाद रखने वाले हमारे दिलीप राव देशमुख, जिन्होंने
खूब संभाल के रखा है, उनका रक्षण किया है। विलासराव देशमुख हम में नहीं है, लेकिन दिलीप राव देशमुख उनका जगह लेके सब कुछ संभाल रहे हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पार्टी को एक रखना, घर को एक रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और आज मैं यहां पर आया हूं आपका उत्साह देख के, और महाराष्ट्र में जो बड़ा बदलाव करने के लिए आप लोग यहां पर आए हैं। महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, महान नायकों की धरती है। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे महान व्यक्तियों की ये धरती है। बड़े बड़े संतों की धरती है महाराष्ट्र। तो ये हमको इस जगह आके बहुत खुशी होती है। अब हम साथी हैं। आपको आजादी कब मिली? देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 में। हम और आपको मिली 17 सितंबर 1948 में। तो हम लोग साथ ही चल रहे हैं। और निजाम सरकार जो थी, उसको जब भारत आजाद हुआ तो हम सब लोग भारत में विलीन हो गए। और आज तरक्की के जो रास्ते आप लोगों ने जो खास करके निकाला है, वो बहुत अच्छा है। मेरे को और भी खुशी हो गई जब हमारे अमित ने कहा यहां पर 2400 करोड़ रुपए अगर एक जगह डेवलपमेंट के लिए आता है, मैं समझता हूं कोई एमएलए इतना काम नहीं कर सकता जितना उन्होंने बताया। और दूसरी बात ये कहूंगा कि उन्होंने हमको आश्वासन दिया है 6 के 6 सीट हम जिता के लाएंगे। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा भी महाराष्ट्र के कोने कोने में फिर के उन्होंने हमारे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जितने भी कैंडिडेट हैं उसको वो लाएंगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं। इसीलिए काम करने वालों को मैं चाहता हूं, हमेशा जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको फल भी मिलता है और पार्टी को मजबूती भी मिलती है। भाइयों, ये संतों की जगह है। मैं जगह उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि संत को आप लोग तो पूरे जानते हैं। संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, ये जितने भी संत हैं वो सब महाराष्ट्र में ही हो गए हैं। इसीलिए हमारे तरफ भी आपकी छाप है। एकनाथ बोलते हैं, ज्ञानेश्वर बोलते हैं, नामदेव बोलते हैं। ये सब गुलबर्गे में भी, आधा गुलबर्गे में कहीं ना कहीं ये नाम वाले आपको मिलेंगे। यानी ये संतों का छाप गुलबर्गा, बीदर में बहुत बड़ा है। तो ऐसे जगह पे हम आए हैं। और ये जो महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा देन है। औरंगाबाद में उन्होंने पहला जो कॉलेज खोला, मिलिंद कॉलेज, शायद ही और दूसरा कोई कॉलेज नहीं था इस एरिया में। उसके बाद में बहुत से कॉलेज निकले।
लेकिन आजादी के पहले जो शिक्षण संस्था काम की वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद कॉलेज के नाम से उन्होंने शुरू किए थे। बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता भाई मिलिंद ये नाम कहाँ है, किसका है। ये मिलिंद नाम है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसका ग्रेट ग्रैंडसन मिलिंद, उसका नाम था मिलंडर। वो मिलंडर जाके आगे वो मिलिंद बन गया हिंदुस्तान में। ऐसे एक महान व्यक्ति जो बुद्ध धर्म में वो आया था, उसको उसके नाम से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कॉलेज खोली, क्योंकि वो ग्रीक कंट्री के थे। तो उन्होंने बहुत कुछ बुद्धिज्म अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में, इस एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में, तक्षशिला, आपको मालूम है, बहुत से मैं हिस्ट्री बोलने नहीं जाता, वहाँ ये थे। और उनके गुरु थे नागसेन, और वही नागसेन का वन बोल के औरंगाबाद में उन्होंने रखा। यानी गुरु शिष्यों का नाम पहले बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर औरंगाबाद में रखे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है। ये शिक्षण का केंद्र है और यहाँ पर ऐसे बहुत चीफ मिनिस्टर बने, बहुत से मराठवाड़ा से, मराठवाड़ा लक्की है, यहाँ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर बने, शंकरराव चौहान बने, शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे, ये बहुत से नेता। और सबसे ज्यादा विलासराव देशमुख जी यहाँ पर काम किए, इरिगेशन के काम किए। और उसके वजह से दिलीप राव को चांस मिला 6 शक्कर कारखाने बनाने का, क्योंकि ये जो अगर बांध नहीं होते, डैम नहीं होते, तालाब नहीं होते, तो कहां से आप गन्ना उगाते थे। ये गन्ना उगाने का जो आपको समय मिला या एक चांस मिला कि विलासराव देशमुख अपने एक कोशिशों से यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो लगाए, इसीलिए आज मराठवाड़ा संपन्न है। लेकिन एक बात है, मराठवाड़ा खास करके हमारे लातूर जिला, ये सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया है सोयाबीन का, कपास का। सोयाबीन जो ये सेंटर है लातूर, लेकिन सोयाबीन को आज उसका दाम नहीं मिल रहा। मोदी ने तो जीएसटी सबको बढ़ा दिया, सब ट्रैक्टर पे टैक्स लगाया, दूसरे इक्विपमेंट में भी टैक्स लगाया, हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाया जो किसान उपयोग करता है। लेकिन सोयाबीन का जो एमएसपी है वो क्यों नहीं बढ़ाया, मैं पूछ रहा हूं। सोयाबीन का यहां पर आकर फडणवीस ने कहा मैं एमएसपी 6,000 रुपए कुंटल दूंगा, बोला या नहीं बोला? लास्ट जब इलेक्शन में आए थे पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला 6,000 रुपए कुंटल मैं एमएसपी वो रेट पे करूंगा, लेकिन वो गायब हो गए। वो तो छोड़िए, अब एमएसपी जो है 4,892 रुपए है, वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। अब किसान कम दाम में वो बेच रहे हैं और परेशान हैं।
लेकिन गवर्नमेंट जो वायदा करती है वो कभी निभाती नहीं। ये हमेशा आदत है मोदी साहब की। बोले वो पहले क्या बोले? पहले जब वो हुकूमत में आने से पहले बोले, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को कांग्रेस के सरकार ने काला धन भार रखा है, उसको लाकर मैं हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिए वो 15 लाख मिले आपको। अरे ऐसा प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? मैं तो नहीं सुना भाई कोई प्रधानमंत्री ऐसा आके ऐसा बोला फिर निभाया नहीं। आपको दिए होंगे इसलिए आप चुप बैठे बहुत से लोग। अगर नहीं है तो पूरे लोग हाथ उठाओ। नहीं दिए, इधर के लोग कमजोर हो गए, देखो माताएं मां कम हो गए। और मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा आपको। बोला या नहीं बोला? दिया। तो मोदी झूठ है क्या हम झूठ हैं? ये क्यों बोल रहा हूं? जो लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाते हैं और हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में आने के बाद जनता को भूल जाते हैं। ये है मोदी का। मोदी इतना ही नहीं, किसानों को धोखा दिया। किसानों को बोला कि मैं आपका दाम दुप्पट कर दूंगा, आपकी आमदनी दुप्पट करूंगा। डबल हो गई आपकी आमदनी। अरे एमएसपी नहीं दे रहे, जो बोले वो नहीं कर रहे। वो मराठी में कहते ना, बोले जैसा चाले त्याची वंदावे पावले। पावले नहीं, उनके पैर छूना बोलते हैं जो सच बोलता। अब ये सच नहीं बोलता, इसको क्या करना चाहिए? अरे आप बोलो भाई, आपको दर्द नहीं हुआ? ये झूठ, ये किसानों को झूठ, युवकों को झूठ और 15 लाख रुपए देने का झूठ, और गैस सिलेंडर का तो ऐसा प्रचार कर लिया। मेरा दुख, बहुत दुख होता है, मला फार दुख होता है। हाँ, ज्या वेळेला मी आमच्या आई बहिणींना बघतो जे चुलीवर बसतात, लाकडं जाळतात, ते त्यावेळेला ते धुवा निघतंय, ते धुवा जेव्हा डोळ्यात जातंय, डोळ्यातून पाणी येतात, तसं मला सुद्धा पाणी येतंय। म्हणून मी गॅस सिलेंडर फ्री करणार आहे म्हणला। आता किंमत वाढवत चाललंय। एवढं खोटं बोलतोय, पण जे काही खोटं बोलतोय रेटून बोलतोय। आणि तुम्ही लोक समजता अरे हे खरं आहे। असा माणूस प्रधानमंत्री देशाचा निवडून आलेला आहे, तर हे काँग्रेसवाले उगी असं सांगतात म्हणून। आणि मी पुन्हा आपलं जे हे एमएसपी रेट आहे कपासचं, कॉटनचं, ते आम्ही 2000 असलेला 2500 रुपये प्रति क्विंटल कम में बिक रहा है, उसको हम एमएसपी के साथ जोड़ के वही रेट देंगे जो फिक्स किया हुआ है। और मोदी जी अपना जो दोस्तों को तो वो बहुत बढ़ा रहे हैं। उनके सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। कौन कौन? अदानी एंड अंबानी। अरे
आणखीन फार श्रीमंत लोक आहेत त्यांच्या बरोबर. जवळजवळ ह्या देशात 5% लोकांजवळ 62% देशाची संपत्ती आहे. किती आहे? 62%. आणि 50% गरीब जे आहेत त्यांच्याजवळ केवळ 3% संपत्ती आहे देशाची. 3%. म्हणजे हे गरीबाला मदत करणार आहेत का श्रीमंताला? ह्याच्यावरून बघून घ्या, देख लीजिए. 10%, 5% लोगों के पास 62% है और देश के 50% लोगों के पास 3% है. ये मोदी की सरकार, ये फडणवीस की सरकार, ये शिंदे की सरकार, ये अजीत अब रिसेंटली ज्वाइन हो गए ना उनका नाम, अजीत पवार जी की सरकार. अरे भाई क्या देख के गए आप लोग? ये सब अगर मैं बोलूंगा तो गलत नहीं होगा. वैसा ऐसा करके चोरी करके सरकार बनाए हैं. ये तो चोरों की सरकार है. ठीक आहे, ठीक. आता 50 खोके जे घेतलेत ना त्यांना घरी बसवा. आता घरी बसवण्याची वेळ आहे. हेच संधी आहे. हे संधी चुकली तर तुम्ही राहणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये रोज 7 लोक शेतकरी आत्महत्या करतात. रोज. आतापर्यंत ऑक्टोबर पर्यंत ह्या वर्षी 2336 किसानों की आत्महत्या हो गई. ये उनके आंकड़े ने, हमारे नहीं है. वो जो यहाँ के असेंबली में बोले हैं वही आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं. तो ऐसे जो झूठ बोलते हैं और मोदी जो झूठों का सरदार है, तो इनको जरा दूर रखना चाहिए. हम उनका अपमान करना इसलिए नहीं बोल रहे. भाई झूठ बोल के क्यों वोट लेते हो? आपकी विचारधारा बोलो, आपकी आयडियोलॉजी बोलो. त्या विचारातून तुम्ही विचारा लोकांना, हे विचारधारा माझी आहे याच्यासाठी मत द्या असं विचारा. ते सोडून भाइयों और बहनों, मैं वो देऊंगा, मैं ये देऊंगा. क्या दे रहे हैं आप? सबको जो दे रहे हैं वो झूठ वायदे, और उससे देश बढ़ने वाला नहीं. ये देश अगर बढ़ा है आज, पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से बना. बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े बड़े डैम बने, और इस देश में अन्न नहीं मिलता था. अमेरिका से हम अनाज लाके खाते थे, गेहूं लाके देते थे हमको. लेकिन आज ग्रीन रेवोल्यूशन करके कांग्रेस पार्टी सबको अन्न दे रही है. फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया, मनरेगा हमने लाया, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्राइमरी का हमने किया. तुम क्या किए? तुम कुछ नहीं, सब बंडल मारना, बंडलबाज. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे साथियों को ये पूछना चाहिए जब वो आएंगे, भाई क्या दिए आप? अगर देखो कर्नाटक में महालक्ष्मी योजना हमने की, वहां पैसे दे रहे हैं हम 2000 रुपये. यहां पर 1500 दे रहे. नहीं, वो किती देऊ लागलाय?
अरे आम्ही 3,000 रुपये देणार तुम्हाला आमची सरकार आल्यावर. 3,000 पाहिजे का नको? अरे ज्यांना पाहिजे ते हात उठवा. माझ्या आईनो तुम्ही हात उठवा. हम दे के रहेंगे, चुप बोल के नहीं जाएंगे, देंगे. 4,000 रुपए हमारे युवकों को स्टाइपेंड के रूप में काम मिलने तक एक पीरियड फिक्स करते हैं, जिसके लिए आप कोशिश करना पड़ता है, स्किल डेवलपमेंट उसकी. उनको 4,000 रुपए महीना हम देंगे. हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है और दूसरों का जैसे सिर्फ झूठे बातें नहीं करेगी. हम जो भी करेंगे गरीबों के लिए करेंगे और गरीबों के लिए जो इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू किए, सोनिया गांधी जी किए, वो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. और आगे बढ़ के जो जा रहे हैं वो मराठवाड़ा के लोग सबसे आगे हैं. कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा अगर मजबूती मिली है तो मराठवाड़ा में मिली है, विदर्भा में मिली है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में मिली है और बंबई में भी हम अपने पैर मजबूत रखे हैं. लेकिन चंद लोग भड़काते हैं क्योंकि ये झूठों की सरकार है, ये झूठ बोल बोल के ऐसा ही चला रहे. बहुत से लोग भाग गए. वो बीजेपी के ईडी को डर के भाग गए, सीबीआई को डर के भाग गए, सीवीसी को देखकर भाग गए. ये भागने वाले बहुत है. एक बार जो भाग के गए उनको फिर मत लाना, क्योंकि फिर वो आपको लूटेंगे. इसीलिए ये लातूर जिला जो है कांग्रेस का मजबूत एक गढ़ है और ये एक जमाने में लातूर जिल्हा इथं एक किल्ला आहे आणि हे राष्ट्रकूटाच्या वेळेला राजधानी सुद्धा होती. माहित आहे तुम्हाला? तो राष्ट्रकूटाच्या वेळेला राजधानी होती. इथून पुन्हा ते आमच्याकडे आली. असं जवळचा संबंध जे आहे ते सांगू लागलो. पण हे लातूर पक्का काँग्रेस आहे आणि काँग्रेसच्या विचारधारावर चालणारा आहे. म्हणून आपण नेहमी ह्या पक्षाला मदत करत आलात. ते आपला आशीर्वाद हमारा पाहिजे. हम ये जानते हैं कि आप लोग हमको आशीर्वाद करेंगे. और मोदी जी जो झूठ बोल के जाते हैं वो हर जगह फिर रहे हैं. अब वो म्युनिसिपालिटी इलेक्शन में आएंगे, इसलिए अमित देशमुख जरा देख लीजिए, क्योंकि वो एमएलए इलेक्शन में आते हैं, एमपी इलेक्शन में भी आ रहे हैं. कितना फिर रहे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना फिर रहे पूछो मत. अरे हम संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ बोल के हम फिर रहे हैं. इन्होंने मेरी कुर्सी बचाओ ये बोल रहे हैं. तो भाइयों, आपको सबसे ज्यादा मैं खास करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटीज और सब गरीब लोगों को, सब जात में गरीब लोग हैं, इनको कह रहा हूं, तुम्हारा हकूक, तुम्हारे हक अगर किसमें है, तुम्हारी हिफाजत अगर किसमें है, तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ संविधान में है. संविधान चले गया, तुम कहीं के नहीं रहेंगे.
संविधान जो लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर उसको टिकाना है ना। ये तो है, ये संविधान है, इसको भी मोदी के लोग बहुत मजाक उड़ाए। भाई राहुल जी जब लेके दिखाए उनको, अब भाई कोरे पन्ने हैं बोल के दिखे, ये कोरे पन्ने हैं। और यही लाल ऐसा कवर लाल है भाई, अंदर तो जान है ना, हर लोगों की हिफाजत इसमें है। लेकिन मोदी जी नक्सलाइट का है, कम्युनिस्ट का है, क्या क्या की बोले। और ऐसी ही बुक मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस वक्त जो थे कोविड, वो कोविड को उन्होंने यही बुक दिया है, ये देखिए, ये बुक दिया। फिर मैं बोलूं मोदी जी को, अरे नक्सलाइट है मोदी, नहीं आप बोलिए हमारे हाथ में है तो ये नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, अब इनके हाथ में है तो ये दोनों नक्सलाइट है बोलो। ऐसे झूठ बातें बोलते हैं। अरे भाई तुम प्रधानमंत्री हो, तुम कोई एक स्टेट के मंत्री नहीं या चीफ मिनिस्टर नहीं, 140 करोड़ जनता के मुखिया हो। लेकिन आज वो सब भूल गए हैं, भूल गए हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि वो सिर्फ आरएसएस बीजेपी क्या बोले, जब अंबेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब उन्होंने ये बोला कि ये मनुस्मृति के तत्वों पर आधारित नहीं है, इसीलिए उन्होंने जला दिया। दिल्ली में रामलीला मैदान पे अंबेडकर बनाया वो संविधान और नेहरू जी की फोटो, गांधी जी की फोटो, तीनों को उन्होंने जला दिया। और ऐसे लोगों को आप वोट देते हैं? मैं पूछता हूं, वही लोग हैं बीजेपी में, वही लोग हैं आरएसएस में जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को विरोध किया है। तेज लोग है जे बाबा साहब अंबेडकर ने बनवलेलं जे संविधान आहे त्या संविधानला यांनी रामलीला मैदानवर ज्या वेळेला हे बाहेर आलं त्या वेळेला हे जाळून टाकले। और ऐसे लोगों को तुम चुप बैठाने देते, छोड़ते हैं? उसका बदला लो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसे भाषण सुनेंगे चले जाएंगे। मैं इसीलिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को ये कहने आया हूं, तुम्हारे नौकरियां जा रहे हैं, तुम्हारे को बैकलॉग वैकेंसी नहीं मिल रहे, नए भर्ती नहीं हो रहे, क्योंकि नए अगर भर्ती हो गए जितने वैकेंसीज है तो उसमें फिर ये लोग आएंगे। तो इसलिए उन्होंने रिक्रूटमेंट करना बंद कर दिया है। और अगर हमारी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी हुकूमत में आएगी तो हम 2,50,000 नौकरियां जल्दी भर देंगे और बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेंगे और इन्वेस्टमेंट लाएंगे। महाराष्ट्र में, लातूर में भी आएगा, हर जगह जो इन्वेस्टमेंट मोदी अपने घर को भेज रहा है वो सब महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद महाराष्ट्र में आएगा। और ये आपको तो हमारे अमित भाई ने बताया की महालक्ष्मी योजना युवकांना म्हणजे 4,000 रुपयाचं मीही सांगितलं, त्यांनी सांगितलंय
कुटुंब रक्षण हे 25 लाख रुपये इन्शुरन्स आणि औषध फ्री ह्याचंही आमचं एक पॉइंट आहे. त्याने समतेची हमी हे जाती जनगणना आणि 50% आता जे सीलिंग आहे ते 50% सीलिंग आम्ही काढून सगळ्यांना न्याय देऊ. ओबीसीला न्याय देऊ, बाकीच्या लोकांना न्याय देऊ. आणि आमचं ध्येय काय आहे? सगळ्यांना ह्या देशाचं स्वातंत्र्य झाल्यानंतर जे मिळायचं आहे ते मिळालं पाहिजे. ह्यासाठी आम्ही जातीय जनगणना करत आहोत. एकदा जातीय जनगणना झाली तर तुम्हाला माहित होईल की कुणाच्या घरात किती ग्रॅज्युएट आहेत, कुणाची इन्कम किती आहे, कोण कितीपर्यंत शिकलेला आहे आणि कुठं नोकरी आहे, हे सगळं माहित होईल. त्यानुसार आपण लोक त्यांना आपल्या सरकारमध्ये व्यवस्थित रीतीनं त्यांना मदत करायचं हे ठरवलंय. म्हणून हे जाती जनगणना बॅकवर्ड क्लासेस राहू दे, दुसरे कम्युनिटीचे राहू दे, ते आम्ही करत आहोत. त्याला सुद्धा मोदी म्हणतात ये बैकवर्ड को तोड़ दे रहे हैं, अलग कर रहे हैं, SC ST को फोड़ दे रहे हैं. अरे फोड़ने वाले आप ही हो भाई, हम नहीं. बांटो और क्या बटेंगे तो कटेंगे. कोण म्हणतंय? हे यादव आपले त्यागी योगी म्हणतात. योगी साधू आहेत, पाप बिचारे. ते कसं काय आले आहात मला माहित नाही. आणि मोदीजी काय म्हणतात? एक है हा, अरे एक है तो सेफ है, हे त्यांचं म्हणणं आहे. तो इसीलिए मैं 2 मिनट और आपका लेता हूं और मैं अपने बातों को खत्म करता हूं. भाइयों, एक छोटी सी शायरी आपके सामने पेश करूंगा और उससे आपको मदद मिलेगी कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात के मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए. हम में कोई हून, कोई शक, कोई मंगोलियन है, दफन है जो बात, दफने हैं जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए. छेड़ेंगे एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़ेंगे एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ. दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए. ये अदम गौड़ी का है. उसने ये कहा मत छोड़ो भाई, एक बटेंगे तो कटेंगे. ये क्या है? कैसा बोल सकते ऐसा कोई? हम तो एक है. और मैं आपको यही कहूंगा कि मैं आपसे आवाज देने के लिए पूछूंगा और उससे पहले मैं नाम बोलूंगा जो भी हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के. ये 236 में अहमदपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से विनायक राव कृष्णराव पाटिल है. भाई कहाँ है? जरा उठ के नमस्ते करो. और उदगीर कॉन्स्टिट्यूंसी से सुधाकर संग्राम भालेराव. अच्छा, सुधाकर. निलंगा कॉन्स्टिट्यूंसी अभय सतीश साळुंके. ओके. औसा कॉन्स्टिट्यूंसी से दिनकर बाबूराव माने. ओके. तो ये हमारे कैंडिडेट है. अब पहले तो
अरे धीरज विलास, ये तो बोले ये तीसरी बार बोल रहे, ये धीरज विलास राव, अमित विलास राव। हाँ, अरे देखो हमारा देश एक है और एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। एक रखने के लिए राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी। मैं पूछता हूं, देश को एक रखने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको एक रखने के लिए कितने लोग आरएसएस के, बीजेपी के जान दिए हैं? मुझे बोलो। आपने कुछ किया ना? आजादी में कुछ काम नहीं किया, देश को एक रखने के लिए काम नहीं किया। सिर्फ बोलते हो सब बटेंगे तो कटेंगे, ये बोलने के लिए आप हो ना। किसको बटेंगे, किनको बटेंगे? मैं पूछता हूं। देश तो एक है, इसीलिए मैं कहूंगा आप मेरा साथ देना। मोदी जी को भी पता लगने जाने दो। कैसा भी मेरा रिपोर्ट जाता है, कहाँ कहाँ मैं बात करता हूं, वहां से रिपोर्ट लेते हैं और बोलते हैं आवाज दो। अरे ऐसा बोलो भाई, आवाज दो बोलूंगा, हम एक है बोलना। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इसीलिए आपको धन्यवाद। हम तो एक है, आवाज एक है, लेकिन फिर क्या आप चाहते हैं? देश के लोग एक है, हम एक है, आवाज दे रहे हैं, तुम बांटने और काटने की बात कर रहे हैं। इसीलिए ज्यादा न बोलते हुए आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। जय भीम।